हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सीईटी बैच के लिए, जिसके अंदर आज हम नए टॉपिक के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल यानी कि परमाणु मॉडल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आप सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे नए वैरायटी के क्वेश्चंस देखने के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के टॉपिक के क्वेश्चन, जो कि रहेगा एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किसका धनात्मक आवेश है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है स्टूडेंट्स? तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आंसर क्या जाएगा? प्रोटॉन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखो हमारे एटम के अंदर तीन चीजें होती है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर शून्य यानी कि जीरो चार्ज होता है। इतनी बात आप सभी जानते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट एनायन और केटायन दो शब्द होते हैं। एनायन होता है नेगेटिव, केटायन होता है पॉजिटिव। एनायन मतलब ऋणावेश, केटायन मतलब धनावेश। तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। रदरफोर्ड ने प्रयोग किए जिसमें अल्फा कणों का एक पुंज धातु की पन्नी के एक पतले टुकड़े पर निर्देशित किया था। इन प्रयोगों में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि, ये कहना चाहता है कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को फेंका था गोल्ड के ऊपर। ठीक है, गोल्ड की फॉइल के ऊपर। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बड़े पैमाने पर कण होते हैं। ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला था कि इलेक्ट्रॉन और मासिव पार्टिकल्स, कुछ नहीं बोला था। बस ये बोला था कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद परमाणु के धनावेशित भाग की गति के निकट आने वाले वेग का साथ घूम रहे हैं। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एटम आर मूविंग विद वेलोसिटी अक्रॉस द स्पीड ऑफ लाइट। ऐसा भी कुछ नहीं बोला था उन्होंने। स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया था उन्होंने। एक्चुअली न्यूक्लियस के बारे में बताया था, न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताया था। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु के धनावेशित भाग में अत्यधिक भारी कण होते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम आर एक्सट्रीमली हेवी पार्टिकल्स। ये है हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर चला गया ऑप्शन सी, क्योंकि परमाणु के बीचों बीच क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जो कि भारी होता है और वहीं पर प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन का व्यास लगभग नाभिक के व्यास के बराबर होता है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन का जो डायमीटर है वो न्यूक्लियस के डायमीटर के बराबर हो जाएगा। एटम पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए प्रजातियों पर विचार करें। आपके पास जिंक है जिसका 72 मास दिया हुआ है। ठीक है, आर्सेनिक है जिसका 75 मास दिया हुआ है और जर्मेनियम है जिसका 74 मास दिया हुआ है। इन्होंने क्या बोला है? इन प्रजातियों में कंसीडर द स्पीशीज, और इनके बारे में बताना है कि इनमें क्या चीज सेम होगी। तो देखो सीधी सी चीज है। अच्छा, यस, तो जिंक का मास 72 दिया हुआ है इन्होंने। देखो स्टार टीवी करोड़ में स्टार 72। ठीक है, आर्सेनिक का 75 दिया हुआ है और जर्मेनियम का 74 दिया हुआ है। ठीक है, जर्मेनियम वहां जाएगा। यस, तो अब आपको बताना है, देखो तीनों का मास अलग अलग है, लेकिन आप जानते हो मास अलग अलग है इन सबका, यानी आप बोल सकते हो एटॉमिक मास ए क्या है? अलग अलग है सबका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी? बिल्कुल नहीं। जब सारे के सारे अलग है तो इलेक्ट्रॉन तो सेम हो ही नहीं सकते। प्रोटॉन सेम होंगे? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन अलग है तो प्रोटॉन भी अलग होंगे। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी नहीं हो सकता। तो यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। एक्चुअली ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन में हमें एक्चुअली ना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, आपकी गलती नहीं है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें आपको एटॉमिक मास तो दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ। अगर एटॉमिक नंबर दिया जाएगा ना तभी ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, प्रॉपरली लिखा नहीं हुआ है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को गलत मार्क कर दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के उदासीन परमाणु होते हैं। ऑल द आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट हैव न्यूट्रल एटम। आइसोटोप में क्या सेम होता है? तो आइसोटोप होते हैं जिनका एटॉमिक मास अलग हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सेम मतलब प्रोटॉन सेम, तो डिफरेंट तो हो ही नहीं सकते, ये गलत हो गया। इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, गलत हो गया। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। वो आइसोटोप कौन होते हैं? आइसोटोप वो होते हैं जिनके अंदर सेम नंबर के न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर ओके, सीरीज गलत है यहाँ पे। आता है किस प्रतिक्रिया में वे सभी कथन है जो परमाणु के बोहर सिद्धांत के अनुरूप है। Which reaction has all the statement that confirm to the Bohr principle of the atom? यानी कि हम बोहर की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। An electron can remain in a particular orbit as long as it continuously absorb radiation of a certain frequency। बिल्कुल सही है। बोहर कहता था कि देखो
के एलिमेंट शेल होती है, ठीक है। के में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में भी होते हैं, एन में भी होते हैं। जब जब उन्हें एनर्जी मिलती है तब तब वो एक शेल से दूसरी शेल में मूव करते हैं, और जब जब उनकी एनर्जी निकलती है तब तब वो एक शेल से दूसरी शेल में मूव करते हैं। अदरवाइज वो उसी ऑर्बिट में, उसी शेल में घूमते रहते हैं। तो यही बात ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिट में ही रहता है जब तक उसे रेडिएशन ना मिल जाए किसी फ्रिक्वेंसी की, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया करेक्ट। सेकंड देखते हैं, सबसे कम ऊर्जा वाली कक्षाएं नाभिक के सबसे निकट होती है, यानी कि लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल आर क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो के जो होता है स्टूडेंट, के एलिमेंट शेल होती है, देखो के है, एल है, एम है, एन है। तो ये जो शेल्स होती है स्टूडेंट, इसमें आपको लोगों को क्या याद रखना है, ये जो कि स्टूडेंट्स जितनी ये क्या हो गया कि स्टूडेंट्स जितना ज्यादा हम दूर जाते जाते हैं ना, एनर्जी बढ़ती जाती है। के से ज्यादा एनर्जी है एल की, एल से ज्यादा एनर्जी है एम की, एन एम से ज्यादा एनर्जी है एन की। यानी कि के की सबसे लोएस्ट होगी, यानी कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जैसे जैसे एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की तो वो के से एल में मूव कर जाएगा, और की तो वो एम में चला जाएगा। तो जैसे जैसे उसे एनर्जी मिलती जाएगी वो जंप करता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम के शेल टू एम शेल बाय एमिटिंग रेडिएशन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, देखिए जब कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो एक शेल में है, वहां से वो दूसरी शेल में जाना चाहता है, तो उसे एनर्जी चाहिएगी या उसे एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। चाहे वो एनर्जी ले, चाहे वो एनर्जी दे, फ्रीक्वेंसी जो है, रेडिएशन जो है, वो तो निकलेगी ही निकलेगी। तो आंसर जाएगा, ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हीजनबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है? हीजनबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है भाई? नो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव द सेम सेट। ओके, हीजनबर्ग हमने अभी तक पढ़ा नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। हीजनबर्ग अभी हमने पढ़ा नहीं है। क्वांटम नंबर भी नहीं पढ़ा है हमने। ये सारे क्वेश्चन क्वांटम नंबर से ही आ रहे हैं स्टूडेंट्स। कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन हमें हमारे सिलेबस में दिखेगा ना वो कर देंगे। व्हाट इज द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटोन, यानी कि प्रोटोन पर कितना आवेश होता है? तो प्रोटोन पर होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम? थॉमसन मॉडल जैसा कौन नहीं है? प्लम पुडिंग तो होता है, तो ये तो है, ठीक है। तरबूज भी होता है, रेजिन पुडिंग मॉडल भी। तो एटॉमिक मॉडल इसका आंसर चला जाएगा, क्योंकि एटॉमिक मॉडल किसका था? एटॉमिक मॉडल अगर पूछ लिया जाए तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जिसमें दी थी ना, उसी का था, यानी कि जोन का था। तो आपको आंसर मिल गया है क्या? आपको आंसर मिल गया है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्योंकि तरबूज मॉडल भी उसी को कहते हैं, प्लम पुडिंग भी उसी को कहते हैं, और जो हमारा रेजिन वाला मॉडल था ना, वो भी उसी को ही कहेंगे, ठीक है। एक सेकंड, क्लियर है? तो प्लम पुडिंग हो चाहे, वैसे स्टूडेंट इसका आंसर किशमिश वाला भी जाएगा। देखो इसका आंसर जो है सीओडी दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे, क्योंकि किशमिश पुडिंग मॉडल भी कुछ नहीं होता है। प्लम पुडिंग तो होता है बट किशमिश पुडिंग मॉडल कुछ नहीं है। आप इसका मतलब कोई भी तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल, किशमिश पुडिंग मॉडल, ये दोनों ही गलत हो गए। और इन दोनों में भी अगर पूछा जाए तो आप पहली चॉइस किशमिश मॉडल को ही देंगे, ठीक है। पहली चॉइस आप उसको देंगे, परमाणु मॉडल को देंगे, किशमिश मॉडल को देंगे, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तत्व अपने आप विकिरण उत्सर्जित करते हैं और यह गुण डैश के रूप में जाना जाता है। एलिमेंट्स खुद की रेडिएशन निकालते हैं और इसे क्या बोलते हैं? तो रेडिएशन निकालना, यानी कि वो एलिमेंट जो भी खुद के अंदर से रेडिएशन निकालते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, यानी रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, देखते हैं पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू यू थिंक इज रॉन्ग रिगार्डिंग टू अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? ठीक है, अल्फा का जो एक्सपेरिमेंट था, जो कि अल्फा पार्टिकल का रदरफोर्ड ने किया था, उसके बारे में क्या गलत है? पहला पॉइंट ये दे रहा है, क्या अल्फा पार्टिकल मोस्टली पास थ्रू गोल्ड फॉइल हैविंग जीरो डिफ्लेक्शन? ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, बिल्कुल सही है। क्या पूछा इन्होंने क्वेश्चन में, गलत या सही? गलत पूछा है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। अल्फा पार्टिकल ज्यादातर सीधे चले गए थे, क्योंकि उसने बोला था कि एटम ज्यादातर खाली है। अ स्मॉल फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड, बिल्कुल सही है। थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। 1 in 20,000 टर्न्स 180, यानी कि जैसी गई वैसी वैसी वापस आ गई, एक में से 20,000। सोने की पत्ती की मोटाई लगभग
100 माइक्रोमीटर होती है, ये है गलत। ठीक है, तो आंसर चला गया ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर क्या चला गया? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट आर 13 एंड 14, यानी प्रोटॉन कितने हैं? 13, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी 13 है, उसका एटॉमिक नंबर भी 13 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 14। तो उसने पूछा है कि एटॉमिक मास बताओ। ठीक है, क्या पूछा है? एटॉमिक मास बताओ। तो बहुत ही सिंपल है आप लोगों के लिए, आई होप ये आंसर। क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मास पूछा है। एटॉमिक मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही तो एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स। ये क्या दिया हुआ है? 14 न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा, यानी 14 और 13 कितना हो गया? 27 हो गया। और इन्होंने क्या पूछा है? देखो, एटॉमिक नंबर भी पूछा है और मास नंबर भी पूछा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन और वही एटॉमिक नंबर, तो 13 और 27 विल बी द राइट आंसर। दोबारा सुनो, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और वही उनका एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर 13 प्रोटॉन दिए हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे और उनका एटॉमिक नंबर भी 13 होगा। जबकि न्यूट्रॉन 14 दिए हुए हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ एटॉमिक मास होता है या मास नंबर होता है, जो कि हो गया 14 प्लस 13 27, 27 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है, ट्रिटियम होता है, हीलियम तो अपने आप में ही एक तत्व है। ठीक है, प्रोटियम क्या होता है? जिसके पास न्यूट्रॉन 0 होते हैं, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। ड्यूटीरियम क्या होता है? जिससे भारी जल यानी D2O बनता है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2। ट्रिटियम क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3। इसके अंदर न्यूट्रॉन 2 होते हैं और ये रेडियो सक्रिय होता है, यानी कि रेडियो एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के The chemical properties of an atom depend on the number of electron in the particular atom. किसी एटम में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर निर्भर करता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू होगा ये बात, कि इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। हाँ, करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, जिसका 17, क्लोरीन 37 दिया हुआ है। इसका मतलब है ये बोलना चाहता है क्लोरीन, ठीक है, नीचे है 17 और ऊपर है 37। अब आपसे पूछा है बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो देखो, नीचे 17 दे दिया, मतलब एटॉमिक नंबर 17, यानी इलेक्ट्रॉन भी 17 और प्रोटॉन भी 17। यानी कि देखिए, पहले इसने क्या पूछा है? देखो, न्यूट्रॉन, फिर क्या पूछा है? प्रोटॉन, फिर क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 17 है, तो इसके नीचे भी 17 लिख दो, इसके नीचे भी 17 लिख दो। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो ए और बी तो हो गए गलत, सी और डी दिख रहे हैं। अब देखो न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, यानी 37 माइनस 17 20, यानी कि आंसर चला गया 20, 17 17। न्यूट्रॉन है 20, प्रोटॉन है 17, इलेक्ट्रॉन है 17, एटॉमिक मास है 37, एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बोहर फॉर्मूला? बोहर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? तो बोहर फॉर्मूला होता है 2n², जिसमें n क्या होती है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कक्ष की संख्या। k के लिए n1 होता है, l के लिए n2 होता है, आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन कम इन द p सबशेल? p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो देखो, sp-df 4 सबशेल होती है, S, P, D और F। तो आपको याद रखना है, S में 2 सबशेल आते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं और F में 14 आते हैं। तो आंसर चला गया इसका P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्वेश्चन सीरीज होती है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। यहाँ पर हमने क्वांटम नंबर और कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, वो इसीलिए छोड़े हैं क्योंकि अभी तक हमने वो डिस्कस नहीं किया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।